दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों ये जो आज की स्टोरी है थोड़ी फ़नी स्टोरी है, मज़ेदार भी है और साथ में इसके अंदर एक मैसेज भी है जो लास्ट में आपको पता चलेगा कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। और दोस्तों आज की इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये जो स्टोरी है बहुत ही बेसिक सी स्टोरी है जो कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ जो उसका ट्रांसलेशन प्रोसेस है बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बिगर फूल। क्या मतलब हुआ? देखिए ये जो बिगर है ये बिग की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब कि बड़ा मूर्ख। तो ये कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप कहानी को पूरी अच्छे से समझ सकें और साथ में आप नए वर्ड मीनिंग भी सीख सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे सेठ रामलाल वेंट टू द सिटी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज की इस हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है और ज़्यादातर स्टोरीज पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका मतलब देखते हैं इस लाइन का। एक दिन सेठ रामलाल वेंट टू द सिटी, मतलब कि एक दिन सेठ रामलाल शहर गए। दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, तो इसका मतलब होता है जाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन सेठ रामलाल शहर गए। ही सॉ आ रियल डायमंड इन आ ज्वेलरी शॉप। चलिए क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों ये जो वर्ड है SAW, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कई लोग इसको सा पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ, SAW सॉ। और ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। चलिए क्या मतलब हुआ इसका? ही सॉ उन्होंने देखा। आ रियल डायमंड, रियल का मतलब होता है असली, उन्होंने एक असली हीरे को देखा। इन आ ज्वेलरी शॉप मतलब कि आभूषणों की दुकान में। ज्वेलरी का होती है आभूषण। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही सॉ आ रियल डायमंड इन आ ज्वेलरी शॉप, मतलब उन्होंने एक असली डायमंड को देखा, मतलब हीरे को देखा। इन आ ज्वेलरी शॉप, एक आभूषणों की दुकान में। ही वेंट इनसाइड द शॉप, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। तो क्या मतलब हुआ? ही वेंट वो गए, इनसाइड द शॉप वो दुकान के अंदर गए। एंड आस्क्ड द शॉपकीपर, और उसने या कह सकते हैं उन्होंने दुकानदार से पूछा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस डायमंड। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस डायमंड, इस हीरे की क्या कीमत है। चलिए ये दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं जो कि वर्तमान में से हो और वहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का यूज़ ना किया जाए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके वाक्य बनाया जाए, तो इस तरह के वाक्य को सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस डायमंड, मतलब कि इस हीरे की क्या कीमत है। 2000 रुपीज़, मतलब कि 2000 रुपये। द शॉपकीपर रिप्लाइड। दोस्तों ये जो वर्ड है रिप्लाई, इसका मतलब होता है जवाब देना, और ये रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड। तो क्या मतलब हुआ? द शॉपकीपर रिप्लाइड, मतलब दुकानदार ने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। रामलाल वॉज आ माइजर। दोस्तों ये जो वर्ड है MISER, माइजर, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये एक नाउन है और माइजर का मतलब होता है कंजूस। कंजूस को क्या कहा जाता है? माइजर। तो इसका क्या मतलब हुआ? रामलाल वॉज ए माइजर, रामलाल जो था वो एक कंजूस था। ही सैड, उसने कहा। आई विल पे ओनली 1000 रुपीज़। क्या मतलब हुआ? ओनली का मतलब होता है सिर्फ, और पे का मतलब होता है देना, अदा करना। तो क्या मतलब हुआ? आई विल पे ओनली 1000 रुपीज़, मैं सिर्फ 1000 रुपये दूंगा। फॉर दिस डायमंड, इस हीरे के लिए। तो क्या मतलब हुआ? आई विल पे ओनली 1000 रुपीज़ फॉर दिस डायमंड, मतलब मैं इस हीरे के लिए सिर्फ 1000 रुपये दूंगा। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। बट द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड टू सेल द
डायमंड। क्या मतलब हुआ? देखिए, रिफ्यूज़ करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ से इनकार कर देना, उस चीज़ को ठुकरा देना, मना कर देना, उसे रिफ्यूज़ कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? बट लेकिन द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, टू सेल, बेचने से, मतलब क्या, द डायमंड, हीरे को, फॉर 1000 रुपीज़, 1000 रुपयों के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बट द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड टू सेल द डायमंड फॉर 1000 रुपीज़, मतलब क्या हुआ इसका? लेकिन दुकानदार ने हीरे को बेचने से मना कर दिया 1000 रुपये में। चलिए आगे देखिए। रामलाल थॉट। दोस्तों ये जो वर्ड है, कई लोग इसके भी प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है थॉट, और इसकी स्पेलिंग को आप नोट कर लीजिए, THOUGHT, थॉट। ये थिंक की सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और दोस्तों यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि आप उन्हें नोटिस करें, उन पर ध्यान दें, तो आप कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, तो हम इसको सेकंड फॉर्म कैसे मान सकते हैं? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब हम किसी भी कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वो अफर्मेटिव का वाक्य होता है। तो ये अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म माना गया है। तो क्या मतलब हुआ? और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, मतलब सोचना। रामलाल थॉट, रामलाल ने सोचा। आई विल अगेन कम, मैं दोबारा आऊँगा। इन द इवनिंग, मतलब शाम को। मे बी का क्या मतलब होता है? मे बी का मतलब होता है शायद। मे बी ही विल गिव इट टू मी, ही विल गिव इट टू मी, मतलब शायद वो मुझे इसको दे देगा। देन, फिर, मतलब तब दे देगा, फॉर 1000 रुपीज़ ओनली, सिर्फ 1000 रुपये में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? रामलाल ने सोचा कि आई विल अगेन कम इन द इवनिंग, मैं शाम को दोबारा आऊँगा। दोस्तों कई बार आपने देखा भी होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि हम दोबारा आएंगे तो शायद रेट कम हो जाए, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। और उन्होंने क्या सोचा? मे बी, मतलब शायद, ही विल गिव इट टू मी देन फॉर 1000 रुपीज़ ओनली, कि शायद उस समय वो मुझे 1000 रुपये में ये दे देगा। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये दुकानदार हैं और ये रामलाल है और ये दुकानदार हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम आगे क्या होता है। इन द इवनिंग, मतलब शाम को। रामलाल अगेन वेंट टू द शॉपकीपर। क्या मतलब हुआ? रामलाल जो है वो दोबारा गए, रामलाल अगेन वेंट टू द शॉपकीपर, रामलाल दोबारा शॉपकीपर के, मतलब दुकानदार के पास गया। एंड सेड, और कहा, विल यू गिव मी द डायमंड फॉर 1000 रुपीज़। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर आप इस को देख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है। ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाए। और दोस्तों ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले विल लिखना होता है, विल के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो वाक्य आप देख रहे हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है और फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। और इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना होता है। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, इसको आगे लिखा गया है और उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। और सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? जो वाक्य के अंदर क्रिया को करे, काम को करे। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ इसको समझ लीजिए। विल यू गिव मी, क्या आप मुझे दोगे, द डायमंड, हीरा, फॉर 1000 रुपीज़, 1000 रुपये में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? विल यू गिव मी द डायमंड फॉर 1000 रुपीज़, मतलब क्या आप मुझे हीरा दोगे 1000 रुपये में? नो, नहीं। आई एम सॉरी, मतलब आई एम सॉरी मतलब मुझे दुख। सॉरी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति को किसी तरह का दुख हो या फिर वो खेद प्रकट करे, उसे सॉरी कहा जाता है। आई एम सॉरी मतलब मुझे खेद है या मतलब मुझे दुख है। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट। दोस्तों ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, और यहाँ पर आपको ये चीज़ भी देखनी है कि यदि जब एपेस्ट्रॉफी एस के बाद वी आता है तो वो हैव होता है। तो यहाँ पर पूरा हैव नहीं लिखा गया है, एपेस्ट्रॉफी के बाद वी लगाया गया है, तो जिसका मतलब है हैव। और दोस्तों हैव के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ये जो वर्ड है SOLD, ये सेल की थर्ड और सेकंड फॉर्म है, इसको यहाँ थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है सेल, SELL, सेल मतलब बेचना, और ये थर्ड फॉर्म है
SOLD, ये सेकंड फॉर्म भी है और ये थर्ड फॉर्म भी है, और यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म आती है। जब भी हैज़ हैव आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आती है और उसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। तो आप इस पूरी लाइन का मतलब समझ लीजिए, आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट, और जो इट है वो हीरे के लिए यूज़ हो रहा है। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट मतलब मैंने उसे पहले ही बेच दिया है। फॉर 5,000 रुपीज़ मतलब 5,000 रुपये में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट फॉर 5,000 रुपीज़ मतलब कि मैंने उसे पहले ही 5,000 रुपये में बेच दिया है। चलिए आगे देखिए। द शॉपकीपर सेड मतलब दुकानदार ने कहा, यू आर अ फूल, तुम एक बेवकूफ़ हो। दैट डायमंड वॉज वर्थ 50,000, वर्थ का मतलब होता है कीमत होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दैट डायमंड वॉज वर्थ 50,000 मतलब कि वो हीरा 50,000 रुपये की कीमत का था। चलिए आगे देखिए। सर मतलब सर का क्या मतलब होता है, श्रीमान, श्रीमान। वाई डिडंट यू बाय इट, आपने उसे क्यों नहीं खरीदा फॉर 2,000 2,000 रुपये में, इन द मॉर्निंग सुबह में। अब उसने क्वेश्चन पूछा, और दोस्तों ये भी इंट्रोगेटिव का वाक्य है, क्योंकि और ये WHY वाई का मतलब होता है क्यों, और ये एक WH फैमिली वर्ड है, मतलब जिसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। तो जब भी इस तरह का कोई वर्ड आता है तो उसको पहले लिखा जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और ये पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, आप इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। Why didn't you buy it for 2,000 in the morning, क्या मतलब हुआ कि why didn't you buy it, आपने क्यों नहीं खरीदा for 2,000 रुपीज़ 2,000 रुपये में, in the morning सुबह में। आगे देखिए उसने क्या बोला, यू आर ए बिगर फूल देन मी। और दोस्तों ये जो वर्ड है THAN, जब भी हम किस दो लोगों की तुलना करते हैं तो इस वाले देन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है THAN। इस देन का मतलब होता है से, जो तुलना के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, यू आर अ बिगर फूल देन मी, आप मुझसे बड़े मूर्ख हो। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं और किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि उस एडजेक्टिव के अंदर उसकी सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म मौजूद है तो सेकेंड डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यू आर ए बिगर फूल देन मी, आप मुझसे बड़े मूर्ख हो। तो दोस्तों ये कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ जो कहानी का सार है, जो शिक्षा है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसा हमने इसमें देखा कि जो सेठ जी थे रामलाल, वो उस हीरे को 2,000 रुपये में ख़रीदना चाहते थे, जबकि उन्हें उसकी असली कीमत पता थी। लेकिन जब वो शाम को गए और वो हीरा बिक चुका था तो बाद में उन्हें पछतावा ही हुआ। तो इससे ये पता लगता है कि जो सेठ जी थे वो दुकानदार से भी बड़े मूर्ख थे। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यदि आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता है। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।